नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ पहुंचे, ओमकार जाप और ड्रोन शो के साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र में मनपा चुनाव का प्रचार बिगुल फूंका। गली मोहल्लों से लेकर बड़े मंच तक विकास और युवा सशक्तिकरण का जोरदार संदेश। लखनऊ में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपी को गिरफ्तार, 50,000 का इनाम था फरार कर। नागपुर में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, अवैध रेत और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ठाकरे गुट के नेताओं के ठिकानों से जब्त सबूत। शामलाजी महोत्सव में सीएम पटेल ने किया 167.85 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन। किंजल दवे ने बिखेरे संगीत के सुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल 10-11 जनवरी को गुजरात के सोमनाथ में रहेंगे। यहां वह सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे और 10 जनवरी को शाम लगभग 8 बजे प्रधानमंत्री ओमकार मंत्र का जाप भी करेंगे और उसके बाद सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो देखेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत के उन नागरिकों की याद में आयोजित किया जा रहा है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान दिया और भावी पीढ़ियों की सांस्कृतिक चेतना को प्रभावित करते आए हैं। यह कार्यक्रम साल 2026 में महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर आयोजित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मनपा चुनाव को लेकर राज्य भर में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बीजेपी का यह अभियान केवल बड़ी सभाओं तक सीमित नहीं बल्कि गली मोहल्लों तक पहुंचकर जनता से सीधे संवाद पर केंद्रित है। फडणवीस ने धुले, जलगांव, नागपुर रैलियों को संबोधित करते हुए विकास एजेंडे और युवा सशक्तिकरण पर जोर दिया। पार्टी सोशल मीडिया, टॉक शो और युवा समर्थकों के माध्यम से प्रचार को व्यापक बना रही है, जबकि 40% उम्मीदवार 35 वर्ष से कम उम्र के चुने गए हैं। मुख्य मुद्दों में स्थानीय बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और शिक्षा पर फोकस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि राज्य में विकास की गति बढ़ाने का अवसर है। मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में मनपा चुनाव का जो शोर है वो देखते ही बनता है, लेकिन इस पूरे शोर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस मुंबई सहित महाराष्ट्र के हर जिले और हर शहर में पहुंच रहे हैं। उनका एक ऐसा रोड मैप तैयार किया गया है जिसकी पार्टी में जमकर तारीफ की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महाराष्ट्र बीजेपी के जो इस पूरी कमेटी के जो प्रबंधन के हेड हैं श्रीकांत भारती जी, विधायक। श्रीकांत जी, मुख्यमंत्री का जो पूरा एक रोड मैप है वो हर कई गांव में पहुंच जा रहे हैं, शहर में पहुंच जा रहे हैं, जिलों में पहुंच जा रहे हैं। ये इतना, इसके पहले ही इस तरह का रोड मैप कभी देखा नहीं गया चुनाव प्रचार के दौरान। देखो, ये देवेंद्र फडणवीस है। समाज के युवा वर्ग को क्या चाहिए ये उनको समझता है। समाज के अंदर में इश्यूज को कम्युनिकेट करने के लिए नए प्रयोग करने चाहिए, ऐसे नए जमाने का नेता है। तो स्वाभाविकता से महाराष्ट्र के कॉमन आदमी को भी लगता है कि देवेंद्र जी को कुछ हटके प्रयासों से सुनना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र में हमने उनकी पब्लिक मीटिंगें तो रखी ही है, लेकिन उनके रोड शो है और रोड शो के साथ उनके टॉक शो है। और ये टॉक शो केवल टिपिकल टॉक शो नहीं है। महाराष्ट्र के मराठी सांस्कृतिक जगत के जितने भी स्ट्रांग कम्युनिकेटर है वो देवेंद्र जी का इंटरव्यू ले रहे हैं और वो इंटरव्यू उस महानगर में 60-60, 70-70, 100 जगह स्क्रीन लगा के लोग देख रहे हैं। तो एक्टिविटी तो क्लास है, लेकिन उसका कनेक्ट मास है। ये एक नया प्रयोग देवेंद्र जी पूरे महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं और जिसकी चर्चा महाराष्ट्र के सारे समाज माध्यमों के अंदर में है। जैसे हमने ठाणा में उस दिन किया तो तेजश्री प्रधान थी और मिलिंद बांबल जी थे। जिसे संभाजी नगर में हमने किया तो संभाजी नगर के अंदर में समीरा गुजर थी और वहाँ के यूथ आइकॉन थे जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। हम कोल्हापुर में कर रहे हैं, कोल्हापुर में टिपिकल मिश्र कट्टा, उसको ऐसा हमने नाम दिया है। नागपुर में किया है जिसमें भरत गणेशपुरे मराठी के एक अच्छे
सांस्कृतिक जगत के एक्टर है, स्पृहा जोशी है। पूना में हम कर रहे हैं, पूना में गिरिजा ओक मैडम देवेंद्र जी का इंटरव्यू कर रही है। ऐसे विभिन्न लोग समाज के सांस्कृतिक जगत के, जिनको समाज के अंदर में बड़ी मान्यता है, वो देवेंद्र जी का इंटरव्यू ले रहे हैं और वो इंटरव्यू सारा गांव दिख रहा है। मुंबई शहर की बात करें तो मुंबई में ये पूरा माहौल कब देखने को मिलेगा? हालांकि मीडिया में अलग अलग उनके एंट्री तो आ रहे हैं, लेकिन मुंबई में जो आप लोग का एक रोड मैप है अलग से, ये कब देखने मिलेगा? अभी इस क्षण देवेंद्र जी वर्षा बंगला से निकलकर CST स्टेशन के सामने वड़ा पाव खा रहे हैं और वो वड़ा पाव के आधार पे मुंबई के जनता से बात कर रहे हैं। बस ये तो एक ट्रेलर है, अब देखो आगे क्या होता है। तो जिस तरह से मुंबई से लेके महाराष्ट्र के कोने के लिए गली मोहल्ले तक देवेंद्र जी पहुंच रहे हैं, हालांकि 29 महानगर पालिका कहा जाता है, लेकिन खास नज़र मुंबई महानगर पालिका पे है। देखो, हम जितनी मुंबई सीरियसली लड़ते हैं उतनी सांगली सीरियसली लड़ते हैं, हम जितनी पूना सीरियसली लड़ते हैं उतना ही पनवेल सीरियसली लड़ते हैं। हमारे लिए 29 ही नगर पालिका सेम है, लेकिन हाँ, स्वाभाविकता से मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, देश की आर्थिक राजधानी है, तो इसके ऊपर फोकस तो स्वाभाविकता से ज़्यादा रहने ही वाला है। लेकिन मुंबई के आम आदमी ने तय कर लिया है कि वो महायुति के साथ में है, इसलिए स्वाभाविकता से हम जितना कैंपेन कर रहे हैं उतना रिस्पॉन्ड मुंबई का जनता हमको कर रही है। प्रकाश जी, क्या कहेंगे कि क्या देवेंद्र जी के पूरे जो रोड मैप प्लान कैंपेन जो आप लोगों ने तैयार किया है महाराष्ट्र बीजेपी ने, उनके इस प्लान के आगे बाकी विपक्ष के सभी जो कैंपेन हैं, योजनाएं हैं या उनके रोड शो हैं, सभाएं हैं, वो सभी पूरी तरह से फेल हैं? मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि आप जैसे मीडिया पर्सन लोगों ने और जो लोग पॉलिटिकल असेसमेंट करते हैं, इन लोगों ने इस वक्त के कैंपेन का असेसमेंट करना चाहिए। जहाँ तक मुंबई का सवाल है, आप कहीं ठाकरे बंधु दिखे, कहीं गए? उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर में जा रहे शादी का एल्बम देखने के लिए। नासिक में आज राज उद्धव की सभा है, उसे किस तरह से देखते हैं? देखो, ठाकरे बंधु को केवल बम्बई नहीं, पूरे महाराष्ट्र ने पहचान लिया है। वो नासिक जाए, चाहे हिंगोली जाए, चाहे सांगली जाए, सारे लोगों को मालूम हो चुका है कि ये दोनों लोग इकट्ठा है, वो महाराष्ट्र के भले के लिए नहीं इकट्ठा है। ये दोनों लोग अलग क्यों हुए थे 20 साल पहले? क्या वजह थी अलग होने की? आप अलग क्यों हुए थे ये पहले नासिक के जनता को जाके बताइए, फिर आप जुड़े क्यों ये बताइए। और वो नासिक के जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। नासिक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समझा है, परखा है। हमने जिस प्रकार का महाकुंभ के विषय को लेकर तैयारी की है, ये नासिक की जनता जानती है, वो ठाकरे बंधु को समझ चुकी है। श्रीकांत भारती जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार मुंबई। कल्याण डोंबिवली महापालिका चुनाव प्रचार सभा में भारी जनसमर्थन देखने को मिला, जहां शिवसेना भाजपा महायुति की ताकत और एकजुटता साफ नजर आई। सभा में सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, विधायक राजेश मोरे और भाजपा जिला अध्यक्ष नंदू परब मंच पर मौजूद रहे। वहीं महायुति के सभी उम्मीदवारों की एक साथ मौजूदगी ने माहौल को और मजबूत कर दिया। लाडली बहन योजना को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह दिखा, जिसे महानगर पालिका चुनाव में भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। नेताओं ने दावा किया कि महायुति नया इतिहास रचने जा रही है और 21 सीटों का निर्विरोध चुना जाएगा। विपक्ष की बौखलाहट को दर्शाता है और विपक्ष पर दोहरी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा गया कि उनके पास उम्मीदवार तक नहीं है, इसलिए वे कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि लाडली बहन योजना के तहत सालाना 45,000 करोड़ रुपए सीधे महिलाओं के खातों में पहुंच रहे हैं, जिससे उन्हें सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती मिली है। लखनऊ में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन के गंभीर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर्विलांस सेल पश्चिम जोन और थाना चौक के संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए के इनामिया आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ बार बार दुष्कर्म करने और उसकी सहमति के बिना गर्भपात कराने के आरोप हैं। पुलिस आयुक्त लखनऊ के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष गिरफ्तारी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। डीएसपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन और एसडीपी पश्चिम धनंजय सिंह कुशवाहा की निगरानी और एसीपी चौक राजकुमार सिंह के मार्गदर्शन में टीम ने सफलता हासिल की है। दिनांक 23 दिसंबर 2025 को केजीएमयू की एक मेडिकल छात्रा ने थाना चौक पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन
उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है, और जब उसने उसके शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दौरान एक अन्य मेडिकल छात्रा द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उसके साथ भी रमीजुद्दीन ने इसी तरह का कृत्य किया है और उसके साथ गलत कार्य किया है और उसका गर्भपात कराया है, साथ ही उस पर धर्म परिवर्तन कराकर जबरन उसे निकाह किया है। इस साक्ष्य संकलन में ये भी बात प्रकाश में आई कि इस में रमीजुद्दीन के माता पिता दोनों शामिल हैं। विवेचना के क्रम में रमीजुद्दीन के माता पिता का भी नाम बढ़ाया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। मुख्य अभियुक्त रमीजुद्दीन, जो कि न्यूरिया जनपद पीलीभीत का रहने वाला था, वो फरार चल रहा था। उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। नागपुर से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां सावनेर और आसपास के इलाकों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर स्थानीय राजनीति और प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। यह कार्रवाई अवैध रेत खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गंभीर मामले में की गई। सूत्रों के अनुसार ईडी की यह जांच वर्ष 2021 के अवैध रेत तस्करी प्रकरण से जुड़ी है, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन और सरकारी रॉयल्टी की बड़े पैमाने पर चोरी का आरोप है। इस मामले में ठाकरे गुट की शिवसेना से जुड़े नेता उत्तम कापसे सहित कई व्यापारियों और राजनीतिक लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। आज सुबह करीब 5 बजे नागपुर और दिल्ली से पहुंची ईडी की 10 टीमों ने एक साथ सावनेर, खापा और पांटर सांगी में क्षेत्रों में छापेमारी शुरू की। छापेमारी के दौरान उत्तम कापसे, प्रफुल्ल कापसे, विनोद गुप्ता, लक्ष्मीकांत और दादू कोलते, शरद राय, मनोज गायकवाड़ और अमित राय से जुड़े ठिकानों से कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर संक्रांति यानी खरमास के बाद अपनी 16वीं यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने बताया कि मुख्यमंत्री हमेशा यात्राओं के माध्यम से सीधे क्षेत्रीय विकास कार्यों की निगरानी करते हैं और जहां काम रुका हो, यहां गड़बड़ी होती हो, वहां अधिकारियों के साथ बैठक कर तुरंत निष्पादन सुनिश्चित करते हैं। मंत्री ने तेजस्वी यादव की हाल ही में विदेश से लौटने के बाद की यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे भी यात्रा करेंगे और जनता को विदेश वाले ज्ञान देंगे, लेकिन उनका यह कदम राज्य में विकास कार्यों पर कोई खास असर नहीं डालने वाला है। है जिस तरह से जनता ने उनको जनमत दिया है, जनता ने विश्वास जताया है, तो उस विश्वास पर खड़े उतरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विकास के एजेंडा लेकर के बिहार के विकास के की यात्रा करेंगे। इसके पहले भी उन्होंने चुनाव के पहले यात्रा किया था, तो जो जो उन्होंने काम जिला में दिया था वो सब काम की समीक्षा करेंगे और बिहार की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा विकास से जोड़ेंगे और विकास से बिहार की जनता लाभान्वित हो। तो माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के गार्जियन हैं, बिहार के अभिभावक हैं, तो सब काम की मॉनिटरिंग करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, जानकारी लेने के लिए तो यात्रा करना ही ना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी भी विदेश से लौट आए हैं, वो भी यात्रा पर निकलने वाले हैं, कर कि अपनी यात्रा करेंगे और संगठन में जो है बदलाव करने जा रहे हैं। अब वो विदेश से लौट के आए हैं, विदेश की कथा कहानी गांव के लोगों को सुनावेंगे और क्या करेंगे। वो 1.5-2 महीना विदेश की यात्रा पर गए हैं, तो विदेश के कथा कहानी गांव के लोगों को सुनावेंगे। संगठन में बदलाव करने जा रहे हैं। मंगनीलाल मंडल तो सबसे पहले तो वो अपना संगठन पर, अपना परिवार का जो कुनबा है उससे वो मुक्त करें ना, संगठन को अपने पारिवारिक कुनबा को अलग करें पहले संगठन के, तब समान कार्यकर्ता पर बेचारा पर उस पर ये करेंगे। नहीं तो समान कार्यकर्ता पर कार्रवाई करते हैं, पूरा परिवार जो है कुंडी मार करके संगठन पर बैठे हुए हैं। सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी ISPL सीजन 3 की भव्य शुरुआत हुई। इस मौके पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, टीम इंडिया के स्टार सूर्य कुमार यादव और साउथ सुपरस्टार रामचरण और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार सहित कई नामचीन हस्तियां मौजूद रही। 2026 तक सूरत के इस स्टेडियम में ISPL 2026 की कुल 44 मैचें खेली जाएंगी। ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो उनको खास बनाने के लिए 200 डांसरों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जबकि लोकप्रिय टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने कार्यक्रम को होस्ट किया। ISPL में कई बड़ी फिल्मी हस्तियां और अपनी अपनी टीमों के मालिक के तौर पर शामिल हैं।
मांझी मुंबई के मलिक अमिताभ बच्चन, श्रीनगर के वीर के अक्षय कुमार, अहमदाबाद लायंस के अजय देवगन और टाइगर्स ऑफ कोलकाता के सैफ अली खान और दिल्ली सुपर हीरोज के सलमान खान टूर्नामेंट के दौरान ये सभी सितारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहे। ओपनिंग सेरेमनी में सचिन तेंदुलकर ने विशेष वाहन पर मैदान का चक्कर लगाया और ट्रॉफी को दर्शकों के सामने पेश किया, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। राजधानी पटना में सड़क और सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले लोगों के लिए अब सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। पटना नगर निगम ने इसके लिए आदेश जारी किया है, जिसके तहत नियम तोड़ने वालों को जुर्माना या फाइन लगाया जाएगा। इसके अलावा नियम उल्लंघन करने वालों की तस्वीर नगर निगम के LCD स्क्रीन पर भी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि जनता को इसके बारे में चेतावनी दी जा सके और सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। नगर निगम ने एक फरमान जारी किया है कि अगर आप पटना में सार्वजनिक जगह पे थूक फेंकते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। और देखिए, ये पटना का बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है, वीरचंद पटेल पथ है, और यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि लाख सरकार के आदेश के बाद भी किस तरीके से सड़कों पे देखिए गंदगियाँ हैं, लोग थूक फेंक रहे हैं, लोग गंदगी फैला रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच कल लगभग 2500 लोगों का चालान जो है वह काटा गया है, क्योंकि CCTV से विधिवत इसको पकड़ा जा रहा है। और पकड़े जाने के बाद जो आप ये LCD देख रहे हैं, इस LCD पर विधिवत उस व्यक्ति के फोटो को दिखाया जाएगा और यह बताया जाएगा कि ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो राजधानी पटना में तो रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पटना में पूरे तरीके से गंदगी फैलाते हैं। अब अंदाज़ा आप लगाइए कि पटना को स्वच्छ बनाने की दिशा में किस तरीके से जो है वह काम स्थानीय प्रशासन की तरफ से शुरू किया गया है। हालांकि इसका एग्जीक्यूशन तभी संभव हो पाएगा जब आम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं से जागरूक होंगे, क्योंकि देख लीजिए कि पटना के क्या हालात हैं कि एक तरफ नगर निगम जो है वो पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ देखिए कि सड़क के किनारे किस तरीके से गरीबी जो है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि पटना को स्मार्ट शहर बनाने की लाख कोशिश की जाए, लेकिन उसके बावजूद जो गरीबी है वो पटना को स्मार्ट शहर बनने से कहीं ना कहीं से रोक रहा है। लेकिन सबके बीच निश्चित तौर पर पटना नगर निगम की यह एक अच्छी पहल है, जिसके तहत पटना को सुंदर और स्वच्छ बनाने की कोशिश जो है वह की जा रही है। और हम भी राष्ट्रीय समाचार के माध्यम से आम जनता से, खास करके पटना के लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि नगर निगम ने जो आदेश जारी किया है उस आदेश का अक्षरशः पालन कीजिए, क्योंकि आप इसी राजधानी में रहते हैं और पटना अगर सुंदर होगा तो निश्चित तौर पर आप भी सुंदर होंगे और कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय पटल पर पटना जो है वो अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करेगा, क्योंकि पटना सबसे सुंदर और स्वच्छ सिटी के तौर पर जाना जाएगा। पटना से कैमरा पर्सन विकास के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले के आगामी स्नान पर्व की तैयारियों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेला क्षेत्र में चल रही व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यातायात व्यवस्था, घाटों की साफ सफाई, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और आपात प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि माघ मेला आस्था और परंपरा का प्रतीक है। ऐसे में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। यात्राधाम शामला जी में 2 दिवसीय शामला जी महोत्सव का रंगारंग आयोजन किया जा रहा। महोत्सव के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल शामला जी पहुंचे, जहां अरावली जिला प्रशासन की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंत्री PC बरंडा भी उपस्थित रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने 167.85 करोड़ की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। यह महोत्सव खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की विशेष झलक देखने को मिल रही है। सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन चल रहा है, जो 11 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान 500 से अधिक साधु संतों ने डमरू की थाप के साथ शौर्य यात्रा निकाली और हर हर महादेव के नारों से मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में बदल गया। गिरनार तीर्थस्थल से बड़ी संख्या में संत भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे और शंख चौक से मंदिर तक यात्रा में डमरू की गूंज ने वातावरण को और भी उल्लासपूर्वक बना दिया।
राज्य के सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री प्रद्युमन वाजा और सांसद राजेश चुरासमा समेत कई लोग शौर्य रैली में शामिल हुए। यह पर्व सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों के 1000 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा, जिसमें 11 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी भी भाग लेंगे। भारत की एकता और अखंडता के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों और योगदान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुजरात सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक भवन इसी प्रयास का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां उनके जीवन, संघर्ष और राष्ट्र निर्माण में निभाई गई भूमिका को दस्तावेजों, दुर्लभ तस्वीरों और ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। स्मारक परिसर में आधुनिक मल्टीमीडिया ऑडिटोरियम भी मौजूद हैं, जहां ऑडियो विजुअल प्रस्तुतियों के जरिए सरदार पटेल के विचारों का जीवंत किया जाता है। यह स्मारक आज केवल एक संग्रहालय नहीं, बल्कि युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्र सेवा, एकता, सशक्त और नेतृत्व की प्रेरणा देने वाला केंद्र बन चुका है। भारत की एकता और अखंडता की नींव जिस सोच, जिस साहस और जिस संकल्प पर रखी गई, उस सोच का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल के विचारों और विरासत को जन जन तक पहुंचाने के लिए गुजरात सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक भवन एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ उनके जीवन, संघर्ष और राष्ट्र निर्माण में योगदान को दस्तावेजों, दुर्लभ तस्वीरों और ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जो देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को प्रेरित करता है। जिन्हें व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है और जितने सीक्वेंस में और जितने चित्र हैं बहुत ही सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखे हैं। और ऊपर भी एक गैलरी है, वहाँ भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। सरदार स्मारक भवन परिसर में एक आधुनिक मल्टीमीडिया ऑडिटोरियम भी मौजूद है, जहां ऑडियो विजुअल के माध्यम से सरदार पटेल के जीवन और उनके विचारों पर आधारित प्रस्तुतियां दिखाई जाती हैं। खास तौर पर छात्र और युवा यहां आकर सरदार पटेल के नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति उनके दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। जब म्यूजियम घूमने के बाद मैं यहाँ आया तो इसमें थिएटर टाइप में, तो यहाँ जो मल्टीमीडिया के थ्रू दिखाया गया, जो शॉर्ट फिल्म थी, आई थिंक शॉर्टर वे में एकदम ब्रॉड मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई। आंतरराष्ट्रीय लेवलનું આ એક મ્યુઝિયમ સરદાર સાહેબના જીવન અને કવન ઉપર અમે જે તૈયાર કર્યું છે, એનો મુખ્ય હેતુ નવી પેઢીને એમાંથી પ્રેરણા મળે અને નવી પેઢીને પ્રેરણા મળે એટલા માટે અમે આખું ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી બેઝડ મ્યુઝિયમ કર્યું છે। आज अहमदाबाद का सरदार स्मारक भवन सिर्फ अतीत को सहेजने वाला संग्रहालय नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रेरणा स्थल बन चुका है जो आने वाली पीढ़ियों को रोचक तरीके से राष्ट्र सेवा, एकता और मजबूत नेतृत्व का संदेश देता है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार। कहाँ से